फ्यूडलिज्म, वो फ्यूडलिज्म जिसका रास्ता रोका था हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपना टॉपिक वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद एंड किया था, लेकिन हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जैसे रॉबिन्स ने जो थ्योरी बयान की थी उसके अंदर हमने 4 बातें डिस्कस की थी कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर जो उसने डिस्कस किया, स्केर्सिटी ऑफ मीन्स, अनलिमिटेड डिज़ायर्स और वांट्स, और मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूसेस। ये हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। आज हम अपने टॉपिक को वहीं से शुरू कर रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन में एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, ये जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो हाउ द पीपल बिहेव, हाउ ऑर्गेनाइजेशंस बिहेव, हाउ गवर्नमेंट वर्क्स ऑन इट। तो ये और फिर नेशंस जो है चूज टू एलोकेट रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू गेन दीज गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स को हम 2 सेक्शंस में जहाँ डिवाइड करते हैं कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वहाँ उससे पहले कि मैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को जिनके ऊपर जो है डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज एंड हाउस होल्ड विद रिगार्ड्स टू द एलोकेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज। अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आप समझ लीजिए कि इसको मैं मज़ीद आगे खोलने से पहले कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि आगे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, उनके ऊपर हम आ जाते हैं। जिसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है डिमांड की। सो व्हाट इज़ डिमांड? तो डिमांड इज़ एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफर टू अ कंज्यूमर्स डिज़ायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। तो ये वो डिमांड में और डिज़ायर में जो फ़र्क है उसको ये समझ लीजिए कि डिज़ायर तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन किसी पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे और किसी स्पेसिफिक प्राइस पे जो उसकी डिज़ायर कन्वर्ट होती है जिसको वो सेटिस्फाई कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड। तो मार्केट डिमांड इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड अक्रॉस ऑल कंज्यूमर्स इन अ मार्केट फॉर अ गिवन good. Aggregate demand is the total demand for all goods and services in an economy. Multiple stocking strategies are often required to handle demand. अब ये क्या multiple offer strategies हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो law of demand को हमें समझना पड़ेगा कि demand refers to consumers। पहली बात ये हम समझ लें। Demand जो है can mean either market demand for a specific good or aggregate demand for the total goods of the economy. Demand along with supply determines the actual prices of the goods and volumes of the goods। जो आपने आम हालात में सुना होगा कि डिमांड और सप्लाई जो है वो फ्री इकोनॉमी के अंदर प्राइस डिटरमिन करती हैं, तो उसको बताने से पहले मैं आपको डिमांड के बारे में बता रहा हूं। तो एक लॉ ऑफ डिमांड है कि द लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इट वर्क्स विद द लॉ ऑफ सप्लाई एज वेल। To explain how market economics allocate resources and determine the prices of goods and services that we observe in everyday transactions। ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम नुक्ता है, इस लिहाज से कि जब हम बात करते हैं कि कैपिटलिज्म क्या है, तो हम जब एक सिस्टम पे बात करेंगे तो वहाँ हमको एक इंडिविजुअल डिमांड्स और उसके बिहेवियर को देखना पड़ता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट क्वांटिटी परचेज्ड वेरीज इनवर्सली विद प्राइस। ये एक बहुत अहम लॉ है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि whenever the prices increases the demand for that goods particular good decreases। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर इसका जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है डिमांड का विद द प्राइस। की टेकअवेज क्या है इसमें? इसको मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, क्योंकि वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक यूटिलिटी से मुताल्लिक हो जाएगा और एक स्पेसिफिक डिमांड से मुताल्लिक इकोनॉमिकल बात हो जाएगी। जो की टेकअवेज हैं वो है द लॉ ऑफ डिमांड इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टेट्स दैट अ हायर प्राइस कंज्यूमर्स विल डिमांड अ लोअर क्वांटिटी ऑफ अ गुड। जो कि मैंने आपको बताया कि इनवर्स प्रोपोर्शन का उसूल है और वही इसके ऊपर कारआमद होता है। डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड द फैक्ट दैट कंज्यूमर्स यूज इकोनॉमिक गुड्स टू सेटिस्फाई देयर मोस्ट अर्जेंट नीड फर्स्ट। ये अल्टरनेट यूजेस जो हैं मीन्स के वो इससे रिलेट करता है, डिमांड पे अफेक्ट करता है। The market demand curve expresses the sum of the quantity demanded at each prices across all consumers in the market. Changes in prices can be reflected in movement. अब ये जो डिमांड का कर्व है ये आपको बताता है
कि इसमें अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक एक्सिस पे हम डिमांड की क्वांटिटी ले लेते हैं और दूसरे एक्सिस पे हम प्राइसेस ले लेते हैं, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगी डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। तो डिमांड का प्राइस के साथ जो रिलेशनशिप है वो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज सप्लाई। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डिमांड जो है वो एक इंडिविजुअल की डिज़ायर जो कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे और एक स्पेसिफिक टाइम पे वो सेटिस्फाई कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड। नाउ वी टॉक अबाउट द सप्लाई। सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द टोटल अमाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। एक स्पेसिफिक प्राइस पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे, वॉट एवर द स्टॉक or supply of goods or services are available, that is called supply. Supply can be related to the amount available at a specific price or the amount available across or range of prices is played in the graph of the supply also. This relates closely to the demand for a goods or services at a specific price, जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले। Concept ये है कि the supply provides by producers will rise if the price rises because all firms look to maximize the profit. हमने आपको डिमांड में बताया कि डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द प्राइस। सप्लाई लॉ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्राइस। प्राइस इंक्रीज करेगी, सप्लाई इंक्रीज करेगी। दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि एक प्रोड्यूसर, एक सप्लायर जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। जब प्राइस बढ़ेगी वो अपने प्राइसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देगा, यानी सप्लाई बढ़ा देगा। द लॉ ऑफ सप्लाई इज द माइक्रो इकोनॉमिक लॉ दैट स्टेट्स दैट ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल एज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट सप्लायर ऑफर विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये आप ग्राफ में अगर इसको पुट अप करते हैं तो इसके भी की टेक अवेज अगर हम देखते हैं तो 3 पॉइंट हैं। Law of supply says that a higher price will induce producers to supply a higher quantity to the market. Second thing is that supply in a market can be depicted as an upward sloping supply curve that shows how the quantity supplied will respond to various prices over a period of time. Third point is that because business seeks to increase revenue when they expect to receive a higher prices, they will produce more, so production increases while the prices increases as well. इसको अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, तो जैसे हमने एक तरफ क्वांटिटी और एक तरफ प्राइसेस रखी थी, तो जो ग्राफ जो था वो आपका स्लोप डाउन ग्राफ बनता है डिमांड के कर्व में, जबकि सप्लाई कर्व में जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्राइस, तो आपका जो सप्लाई कर्व होगा बिल्कुल इस जो है वो कर्व बिल्कुल मिडिल ऑफ द पॉइंट ऑफ द जीरो ओरिजिन से उठेगा और अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएगा। इसी को जब हम प्लॉट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बोथ द कर्व्स को एक ग्राफ के ऊपर, तो दैट सेट्स अप एन इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर ऑल द थिंग्स आर balance at a certain point of time which fixes the price. तो प्राइस डिटर्मिनेशन का कर्व आपको डिमांड एंड सप्लाई के बोथ द कर्व्स को अगर हम इंटरेक्ट कर दें इस ग्राफ के अंदर, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये आपको बताएगा कि प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है। व्हाट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन और स्टेट इन विच इकोनॉमिक फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इन इफेक्ट इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिमेन अनचेंज्ड from their equilibrium values in the absence of external influences. Economic equilibrium is also referred as a market equilibrium. इसके key takeaways क्या हैं? Economic equilibrium is a condition where market forces are balanced. जैसे मैंने बात की कि demand and supply equal at a point of the price that determine the prices also. A concept borrowed from physical sciences where observable physical forces can balance each other. Second point है कि the incentives faced by buyers and sellers in a market communicated through current prices. Third thing is that economic equilibrium is a theoretical construct only. The market never actually react equilibrium, though it is constantly moving towards equilibrium. अब यहाँ से हम आपको बताने के लिए जाते हैं वापस दोबारा
कि व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. द summary depends or summary determines to understand the following things in this respect. What is microeconomics? In the microeconomics, we always study the individual behavior, company's behavior, individual household behavior, and the activities thereon, where the decision making involves of an individual. और यूनिट बेसिस पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसमें हाउ पीपल हाउसहोल्ड डिपेंड्स अपॉन देयर बजट, हाउ डू दे रिएक्ट, ये एक आम इंसान का मसला है. तो हम एक आम इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हम उसको पढ़ेंगे, तो वो आम इंसान का सबसे बड़ा मसला उसकी अपनी इंडिविजुअल बजट का है, कि उसका अपना इंडिविजुअल बजट उसकी डिज़ायर्स को लिमिट कर रहा है. अब उसको कैसे प्रेफरेंसेस दे, किस डिज़ायर को पहले अचीव करे, किसको बाद में, ये उसको डिटरमिन करना है. दैट वी विल स्टडी इनटू द माइक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज आर द बेस्ट फिट फॉर देयर नीड्स एंड वांट्स, ये हम पढ़ेंगे माइक्रो में. हाउ इंडिविजुअल डिसाइड वेदर टू वर्क और इफ दे चूज दिस वर्क, सो वेदर ही विल अडॉप्ट दिस एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है. हाउ पीपल डिसाइड टू सेव द फ्यूचर, हाउ मच दे चूज टू सेव, whether they decide to go into debt, ये individual behavior है. How a business decide to produce and sell their certain products, how it will produce, how many of each it will sell and how much, individual firm का problem है. What causes them to decide how many workers it will hire, ये एक individual उसके ऊपर एक unit ने decide करना है कि एक individual firm ने अपनी cost curtailment के लिए what other factors they can determine. How a firm will finance its businesses, they have to decide whether by the owner finances or by the loan taking, whatever. Then what is macroeconomics? This was the microeconomics once you study the individual. Macroeconomics is the holistic study of the structure, performance, behavior and decision making processes of an economy at a national level. This is what I said last time also. Macroeconomics क्या है? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल के बिहेवियर और एक इंडिविजुअल फर्म के ऊपर होती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हॉलिस्टिक स्टडी है एक नेशनल लेवल के ऊपर, स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी एट नेशनल लेवल. तो एक कंट्री लेवल पर डिसीजंस हों और एक हॉलिस्टिक व्यू में हो, यानी एक फर्म के बजाय एक पूरी इंडस्ट्री की बात हो. ठीक है ना, जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के ऊपर कोई चीज़ इंपैक्ट कर रही हो, तो वो हम मैक्रो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे. अब ये दोनों बातें आप समझ लें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली कोई हैसियत नहीं है. मतलब अगर हम सिर्फ मैक्रो को देखें तो ये एक टॉप डाउन जो है अप्रोच है मैक्रो, और जो हम माइक्रो की बात करते हैं ये एक बॉटम अप अप्रोच है. अच्छा, ये किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं दोनों, अगर हम इसको कंट्री लेवल पे देखना चाहें तो देखिए, मुल्क के अंदर जो है वो टैक्सेशन सिस्टम के लिए रूल पास हो गया. ये जो रूल पास हुआ, इट विल अफेक्ट द होल कंट्री, इट विल अफेक्ट द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑल्सो, बट उसका असर जो है दैट विल गो अप टू द माइक्रो लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, कि उसका जो अपना बजट है वो पूरा का पूरा आउट हो गया, उसकी जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो गई. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हाउ मैक्रो एंड माइक्रो इंटरेक्ट्स ईच अदर. तो मैक्रो लेवल पे जो डिसीजंस हैं वो पूरी के पूरे कैस्केड डाउन होते हैं और वो टॉप डाउन अप्रोच के तहत डिसीजंस लिए जाते हैं पूरी नेशन के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए. और लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिविजुअल फर्म्स पे जाएगा, इंडिविजुअल सप्लायर पे जाएगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर पे जाएगा, और हर इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है वो माइक्रो लेवल के ऊपर अपना बिहेवियर शो करेगा. उसके बेसिस पे उसके बजट जो है वो चेंज हो जाएगा. जैसे इसकी एग्जांपल्स जो है वो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपको एक टैक्स की एग्जांपल दी. और अभी मैं आपको जैसे बताता हूं कि अगर हम बात करते हैं आजकल के रीसेंट सिनेरियो में कोविड की, तो कोविड पैंडेमिक के अंदर अगर आप देखिए कि डिसीजन ले लिया गया कि मुल्क के अंदर जो है वो लॉकडाउन होगा, आप पूरा का पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दीजिए. उसका असर जो है वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे कहाँ से आएगा
कि हर इंडिविजुअल डिमांड जो है वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाएगी। इंडिविजुअल डिमांड फ्रीज हो गई, लेबर मोबिलिटी स्टॉप हो जाएगी। लेबर मोबिलिटी स्टॉप हो गई तो इंडिविजुअल फर्म्स की प्रोडक्शन जो है वो रुकना शुरू हो जाएगी, इवन मटेरियल मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो आप समझें कि मैक्रो लेवल पे लिया गया डिसीजन जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो बॉटम से लेकर के टॉप पे खुद ब खुद आ जाएगा कि पूरी इकोनॉमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कोलैप्स कर जाएगी। तो दिस इज द साइकिल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इंटरेक्शन। तो माइक्रो जो है वो मैक्रो को भी ऑफसेट करता है इसी तरीके से। The condition of the microeconomy is one of the many factors that determines macroeconomic policies. To continue the example, the central bank observes the lending. अब देखिए ये तो एग्जाम्पल माशियात के लिहाज से सेंट्रल बैंक की एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट हो रही है, लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, हम माइक्रो से मैक्रो को भी अगर हम देखना चाहें तो उसमें अगर आप देखिए कि हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की वजह से ही पैंडेमिक के अंदर कोई ना कोई लॉकडाउन का इन्होंने फैसला किया। यानी अगर एक चीज़ जो है वो कन्विंसिंग अंदाज में नहीं हो रही तो फोर्सिबली हम उसको इंप्लीमेंट करें। लेकिन मैंने आपको उसकी अप्रोच बताई कि टॉप डाउन अगर आप उसका इंप्लीमेंट किसी डिसीजन का करते हैं तो उसका बॉटम अप पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की देता हूं कि जहां पे 2 साल पहले जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत तेज़ी से उसमें स्लम्प आया था। इवन लास्ट ईयर तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही था कि नेगेटिव प्राइसिंग होती है, लेकिन हमने देखा भी कि वर्ल्ड ने नेगेटिव प्राइसिंग हमको थोड़े वक्त के लिए दिखाई। तो ये जो प्राइसेस नीचे गई उस प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है वो पूरी की पूरी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पे पड़ा। लेकिन उस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर हर फर्म को, हर कंट्री को हर अंदाज में अपने अंदाज में सोचना पड़ा कि अप टू व्हाट लेवल वो डिसीजंस को ले सकते हैं। मैन पावर कट या दूसरे बहुत से फैक्टर्स, मटेरियल की मूवमेंट्स, या प्रायोरिटाइज अपनी जो भी चीज़ें उनकी प्रेफरेंसेस को चेंज करें और उसके लिहाज से जो है वो डिसीजन लें। तो ये आप समझ लिए कि जो अप्रोच मैक्रो से आई थी उसका इम्पैक्ट जो है वो माइक्रो तक गया। तो ये जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बिजनेस पे अफेक्ट करती हैं वो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पे करती हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो माइक्रो लेवल पर डिसीजन मेकिंग होगी वो आगे जाकर के मैक्रो लेवल की डिसीजन मेकिंग को भी इम्पैक्ट करेगी। इसी तरीके से कोई बिजनेस अगर शुरू होने वाला है या अभी शुरुआत में है, अभी अपने इब्तदा के अंदर चल रहा है और कोई ऐसा उस इंडस्ट्री के ऊपर कोई ऐसा मैक्रो डिसीजन ले लिया जाता है कि वो बिजनेस आगे सरवाइव करता हुआ नज़र नहीं आता तो वो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो ये स्टार्टअप बिजनेसेस के ऊपर भी इनका इफेक्ट पड़ता है माइक्रो लेवल्स पे। इसी तरीके से इकोनॉमिक साइकिल्स पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इसका इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से प्राइसेस में इन्फ्लेशन आ जाता है और वो इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो लोगों की इंडिविजुअल जो डिमांड है उसका फ़र्क पड़ जाता है, प्राइसिंग डिसीजन में फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो है वो चीज़ें आती हैं। लेकिन इसको समझने के लिए जिस बात पे आज इस सेशन का मैं एंड करूँगा वो है इंसान का वो बिहेवियर जो कि इसको मैटर करता है। और इस इंसान के बिहेवियर को पढ़ने के लिए नेक्स्ट उसमें हम आपको बताएंगे कि इंसानी बिहेवियर को अगर मास्लो ने बताया तो कैसे बताया और किस नज़रिए से उसने इसको देखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला